Hello viewers. So welcome to my channel's Bio Study Center. Myself Kavita Suneja. आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ another one topic ही which is related with this genetics, जिसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ द इनहेरिटेंस। मतलब मेंडल साहब ने जो दो रूल्स प्रपोज किए किसको एक्सप्लेन करने के लिए, इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, वो जो बेसिकली इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए जो लॉ दिए उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इनडायरेक्टली अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे किसके रेफरेंस में, यहाँ पे सिंगल जीन के रेफरेंस, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन में उन्होंने कौन कौन से लॉ दिए उसके बारे में हम लोग आज अभी बात करते हैं। मुझे लगता है जस्ट अभी आप लोगों में कोई अभी ऑनलाइन नहीं आया है, लेकिन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस लॉस, दैट इज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मेंडल साहब थे, उन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करने के लिए दो रूल्स दिए, और उन दोनों रूल्स को अब हम लोग क्या कहते हैं, द प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो दो लॉ हैं उनका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अगर आप प्रॉपर्ली देखें, ये अपने आप में ये वर्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब ऐसा लॉ जो डोमिनेंट नेचर को, मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर जो डोमिनेंट हो, एवरी जनरेशन के अंदर अगर वो डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेगा, है ना। पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या। मेंडल साहब ने क्या बोला कि जो कैरेक्टर है बेसिकली, मेंडल साहब ने यहां पे बोला जो कैरेक्टर है जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ एलियंस को गवर्न करता है वो एक स्पेसिफिक फैक्टर से गवर्न होता है। किससे गवर्न होता है? फैक्टर से। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट फैक्टर। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में वहां पे वर्ड लिखा है द कैरेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट फैक्टर नाउ व्हिच इज कॉल्ड एज जीन। अब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्योंकि जब मेंडल साहब ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया उस टाइम पे डिस्क्रीट फैक्टर या कहना चाहिए उस टाइम पे जीन के बारे में, माइटोसिस के बारे में, मियोसिस के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में लोगों को एग्जैक्टली मार्क्स नहीं, जीन के बारे में पता नहीं। तो इन्होंने क्या बोला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल साहब ने ये बोला कि जो हमारे कैरेक्टर होते हैं वो कैरेक्टर फैक्टर गवर्न करता है। वो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स को गवर्न करता है फैक्टर, दैट इज ए डिस्क्रीट फैक्टर व्हिच कैन गवर्न ऑल दीस द 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर। जो मेंडल साहब ने 7 डिफरेंट कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर दिए, तो कौन गवर्न करता है? ये हमारा फैक्टर गवर्न करता है। दूसरी चीज कि ये जो फैक्टर्स होते हैं ये हमारे फैक्टर्स पेयर में होते हैं, जैसे कॉन्ट्रास्टिंग पेयर दैट इज कॉल्ड, एक कैसा होगा, जैसे यहाँ पे मान लो ये कैरेक्टर है लेंथ का, स्टेम हाइट जिसे हम लोग कह सकते हैं, स्टेम लेंथ। तो ये जो स्टेम लेंथ है वो कैसी होगी? या तो ये वो टॉल होगी और या फिर वो कैसा होगा? ड्वार्फ होगा। ये कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर है। तो ये जो हमारे फैक्टर्स हैं व्हिच अकर्स इन ए पेयर। दूसरी चीज कि अगर ये बेसिकली डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे अगर ये डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, जैसे मान लो किसी स्पीशीज के अंदर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर होंगे, तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, मतलब दैट टॉल दैट इज कैपिटल टी एंड डॉर्फ दैट इज स्मॉल टी। अगर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग के अंदर हैं, ये क्या है? डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स अगर इनके अंदर हैं, तो यहाँ पे एक डोमिनेंट है। ये कैसा है? डोमिनेंट। और ये कैसा है? रिसेसिव है कि नहीं? ये हमारा डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो जो रिसेसिव है वो तो अपने कैरेक्टर को शो कर नहीं पाएगा। कैरेक्टर को कौन शो कर रहा है? डोमिनेंट। तो यहाँ पे इस तरीके के जो बेसिकली ऑफस्प्रिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस। बोलते हैं हेटेरोजाइगस। जाइगस मींस जाइगोट। तो यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के, यहाँ पे ये बेसिकली हेटेरोजाइगस जो है, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हमारी है कैपिटल टी और स्मॉल टी जो ऑफस्प्रिंग में दो डिफरेंट जो एलील्स है वो किसके थ्रू आए होंगे? गैमेट के थ्रू। जब गैमेट के दोनों फ्यूज किए उस गैमेट के पास क्या था? एक के पास टॉल था, एक के पास डॉर्फ। तो यहाँ पे द इरडिसिमिलर काइंड ऑफ ए फैक्टर, वन ऑफ द मेंबर व्हिच इज डोमिनेंट एंड वन इज द रिसेसिव।
ये मेरी बात क्लियर है। अगर हम यहाँ क्रॉस के डिफरेंस में बात करें तो यहाँ पे ये टॉल और डॉर्फ, यहाँ पे ये टॉल और डॉर्फ, जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ पेरेंट्स हैं। क्या है? पेरेंट्स। इन पेरेंट्स के अंदर जब गैमेट बनेगा कैपिटल टी और इसमें बनेगा स्मॉल टी, तो जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों दो डिफरेंट गैमेट्स यहाँ पे बने दो डिफरेंट पेरेंट्स के अंदर, तब इनका दिस इज कॉल्ड एज गैमेट। और इनके अंदर जब F1 हाइब्रिड होगा तो ये F1 हाइब्रिड दोनों जब ये क्रॉस करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बन जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो F1 जनरेशन है इसको बोलते हैं फर्स्ट फिलियन जनरेशन। तो ये दोनों क्या की गैमेट फ्यूज के, अब ये दोनों गैमेट जब फ्यूज करेंगे तो बनेगा क्या? ज़ायगोट। लेकिन यहाँ पे है कैसे दोनों डिफरेंट पेयर, इसलिए इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस और इसी को हम लोग बोलते हैं F1 हाइब्रिड। तो सारे के सारे F1 हाइब्रिड में कैसे हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब ये दोनों कैरेक्टर हैं तो दोनों ही कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, बट वन इज ए डोमिनेंट एंड वन इज ए रिसेसिव। लेकिन अगर इन कैरेक्टर की बात करें, मतलब ये जो दोनों डोमिनेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो एलील्स हैं वो दोनों अपने जो कैरेक्टर हैं टॉल और डॉर्फ के, वो दोनों कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे? दोनों कहाँ शो होंगे? होंगे F2 जनरेशन के अंदर। जब इसकी हम लोग क्या करते हैं, इसकी हम लोग सेल्फिंग करेंगे, तो जब इसकी आप सेल्फिंग करोगे तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आप एक ऐसा फोनेटिक स्क्वायर बनाएंगे। फोनेटिक स्क्वायर में एक तरफ मेल गैमेट और एक तरफ फीमेल गैमेट, क्योंकि ये क्या है? F1 हाइब्रिड। तो इसका क्या हो रहा है? सेल्फिंग। तो यहाँ पे इसके गैमेट कितने बनेंगे? दो, क्योंकि एक हेटेरोजाइगस पेयर है, कैपिटल टी मेल में भी और फीमेल में भी। ये क्या बन गया? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब यहाँ पे ये जो F1 हाइब्रिड है, इस F1 हाइब्रिड के अंदर एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2 जनरेशन एंड इसका रेशियो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फिनोटाइपिक कुछ टेक्निकल इशू था, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर लॉ ऑफ डोमिनेंस के रिलेटेड। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम लोगों ने ये बात की कि यहाँ पे क्या है कि जो एक कैरेक्टर है जो स्टेम लेंथ था उसको मैंने यहाँ कंसीडर किया, और यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि टॉल और डॉर्फ जो है, ये टॉल और डॉर्फ का जब हम लोग क्रॉस कराते हैं तो F1 हाइब्रिड ओवरऑल हर समय कैसा होगा? इनके अंदर वन ऑफ द पेरेंट्स इन दोनों के कैरेक्टर में से कोई एक कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट है, और वही एक कैरेक्टर यहाँ पे F1 हाइब्रिड के अंदर शो हो रहा है। बट अगर हम यहाँ बात करें इन दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं, इन दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो इन F2 जनरेशन व्हिच विल बी एक्सप्रेस्ड, वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एक्सप्रेशन ऑफ द बोथ इन F2 जनरेशन will also explain the proportion of 3:1 is a phenotypic ratio। हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ये जो हमारा phenotypic ratio है, ये phenotypic ratio जो यहाँ पे आएगा that is a phenotypic ratio, that is a phenotypic ratio। तो ये जो phenotypic ratio है वो क्या है? 3:1। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो सारे के सारे हैं ये कैसा है? टॉल, और वो टॉल कौन सा? होमोजाइगस, क्योंकि एक ही तरीके के गैमेट है। और ये कैसा है? हेटेरोजाइगस। तो यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो हेटेरोजाइगस में क्या है? ये हेटेरोजाइगस में ये भी हेटेरोजाइगस है और ये भी हेटेरोजाइगस है। इसलिए यहाँ पे टॉल की बात करें, ये हेटेरोजाइगस टॉल ये भी है और ये भी हेटेरोजाइगस टॉल है। तो मॉर्फोलॉजिकली अगर आप बात करेंगे तो बाहर से देखने पे फिनोटाइपिकली एक्सप्रेशन कैसा होगा? 3:1 का रेशियो। लेकिन अगर आप इनका जीनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइप के बेसिस पे इनके अंदर जो रेशियो आएगा दैट इज अ जीनोटाइपिक रेशियो, दैट इज अ जीनोटाइपिक रेशियो, तो कैसा होगा? दैट इज 1:2:1। ये हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ पे ये जो जीनोटाइपिक रेशियो और जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो कैसे है? लेकिन ये बात आपको याद रखने वाली बात ये है यहाँ पे इनहेरिटेंस में कि इस पर्टिकुलर लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर जब किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम लोग यहाँ देख रहे हैं और एक सिंगल कैरेक्टर लिया है, इसलिए क्या है? इट इज अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो वही लिखा है कि द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली द वन ऑफ द पैरेंटल कैरेक्टर।
एक ही पर्टिकुलर पेरेंटल कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए ये लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज होता है एंड विच इज इन ए मोनोहाइब्रिड इन F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन के अंदर केवल एक ही कैरेक्टर शो हो रहा है विच इज टॉल, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कैसे हैं टॉल और ये कैसे हैं डॉट, तो इन दोनों पेरेंट में से एक ही कैरेक्टर शो हो रहा है, एक ही तरीके के पेरेंट का कैरेक्टर शो हो रहा है। लेकिन अगर एक ही कैरेक्टर को दोनों के कैरेक्टर को अगर हमें देखना है तो उसके लिए हमें F2 जनरेशन में उनको देखेंगे और ये इसी को आगे एक्सप्लेन किया गया कि इट इज आल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 इन द ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन। मतलब ये जो लॉ है जो मेंडल ने फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे F1 हाइब्रिड ऑलवेज तो पेरेंट्स में से आइदर वन ऑफ द पेरेंट्स के कैरेक्टर को ही शो करेगा। ये बात याद रखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस में F1 हाइब्रिड व्हिच इज ऑलवेज एक्सप्रेस ऑन द वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट्स, एक ही एक पेरेंट्स के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेगा। बट इन केस ऑफ द F2 जनरेशन ये क्या है, दैट इज कॉल्ड F2 जनरेशन। और ये F2 जनरेशन के अंदर, इस F2 जनरेशन के अंदर क्या होगा, इस F2 जनरेशन के अंदर दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, बट व्हिच इज प्रेजेंट इन द डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियो, which may be the 3:1 in the phenotypic, in the genotypic ratio is the 1:2:1। ये बात क्लियर है। जो लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन हैं, वो लोग अगर चेक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए भी बेटर होगा कि हम लोगों के कन्वर्सेशन प्रॉपर होंगे तो ऑनलाइन क्लासेस का इंपॉर्टेंस बनाते हैं। अगर कन्वर्सेशन नहीं होगा तो शायद वो प्रॉब्लम रहेगी। ओके, अब यहाँ बात करते हैं, ये तो बात हुई लॉ ऑफ डोमिनेंस के रेफरेंस में। अब यहाँ बात करते हैं दूसरा लॉ है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब सेपरेशन, सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, सेपरेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों के दोनों लॉ जो है वो इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन, मतलब एक जीन जिन्होंने डिस्क्रीट फैक्टर बोला उसको मेंडल साहब ने, और उन्होंने बोला कि एक जो डिस्क्रीट फैक्टर है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। तो ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर जो दोनों कैरेक्टर होंगे इनकी मिक्सिंग नहीं होती यहाँ पे। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि जो टॉल है इसकी जब क्रॉस टॉक से हुई तो यहाँ पे कैपिटल टी और ये स्मॉल टी जब इनके गैमेट बने और जब ये गैमेट हमारे फ्यूज किए तो F1 जनरेशन के अंदर ये दोनों की मिक्सिंग नहीं हुई। ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्सिंग। द एलिफ डू नॉट शो एनी काइंड ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ द बोथ कैरेक्टर। बट ये जो F1 हाइब्रिड आपका बना है, इस F1 हाइब्रिड का पर्पज क्या हुआ, ये केवल इन दोनों पेरेंट्स में से एक ही के कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर रहा है, बट विच इज रिकवर्ड इन द F2 जनरेशन। मतलब ये जो बेसिकली दो है ना, एक डॉट एक टॉप, ये F1 क्या बन गया, हेटेरोजाइगस टॉल बन गया। और ये जो हेटेरोजाइगस टॉल है इनके अंदर ये जो बेसिकली कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये दोनों के दोनों कहां सेपरेट हो गए, which is recovered in F2 generation, which are separated in F2 generation। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेड्स। जब इनके गैमेट बनेंगे, इनके गैमेट बनेंगे कितने, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये दोनों कैसे हो गए, separate। So during the gamete formation, traits or allele will be separate to each other and passes the different gamete, है ना। अल्टीमेटली जब इनके हम यूनिट स्क्वायर्स बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इनकी हमने क्या किया, सेल्फिंग। जब हम यहाँ की सेल्फिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमारे मेल और फीमेल गैमेट में दोनों के पास वही तो है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इस F1 हाइब्रिड में तो ब्लेंडिंग नहीं हुई। और जब अगर हमें इनको अलग अलग देखना है, मतलब इनको हमें दो डिफरेंट, मतलब टॉल अलग और डॉर्फ अलग, तो ये रिकवर्ड कहाँ होंगे, F2 जनरेशन में। तो जब ये F2 जनरेशन में होंगे तो यहाँ पे ये जो गैमीट हैं तो सिमिलर काइंड के आ गए, ये क्या हो गया, होमोजाइगस, और यहाँ क्या आ गए, डिफरेंट काइंड के, इसको क्या बोल दिया, हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर F2 जनरेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट हैं, जो हमारा F1 हाइब्रिड में एक कैरेक्टर शो हो रहा था, वो F2 जनरेशन में दोनों क्या होंगे, सेपरेटली विजिबल होंगे, एक्सप्रेस करेंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये बात क्लियर है ना। इसको दोबारा एक बार देखते हैं। Here all alleles are do not show any blending, mixing नहीं हुई, and both our characters are recovered in such F2 generation। इस दोनों के जो कैरेक्टर हैं, दोनों की जो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ alleles हैं, डॉर्फ और टॉल का, which are recovered in F2 generation। इसलिए यहाँ पे F2 जनरेशन में मैंने पिछले लॉ ऑफ डोमिनेंस में भी बताया, ये तीनों की तीनों क्या हैं,
ये तीनों की तीनों हमारे कैसे हैं, टॉल, और ये कैसा है, ड्वार्फ। लेकिन ये ड्वार्फ और टॉल में डिफरेंस ये है कि ये बेसिकली होमोजाइगस है और ये हेटेरोजाइगस है। अगर हम यहाँ फिनोटाइपिक की बात करें तो फिनोटाइपिक में 3 टॉल हैं और 1 ड्वार्फ, ये फिनोटाइपिक हो गया। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटाइपिक रेशियो हो जाता है 1:2:1, क्योंकि एक कैसा है, कंप्लीट होमोजाइगस, और दूसरा कैसा है, हेटेरोजाइगस, और ये कैसा है, रिसेसिव। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली both characters are recovered in the active generation. During gamete formation, the traits or alleles which will be separate, that is a segregation to each other, and the passes to the different gamete. ये दोनों different gamete में pass होंगे, and the homozygous produces a similar kind of gamete, and the heterozygous produces a different kind of gamete. तो ये heterozygous है, इसने different kind के gamete को form किया, और ये different kind के gamete को जब form किया, then both characters are separated or recovered in the active generation. That's a law of segregation. What a simple say law and law of dominance and law of segregation. Both are depends on monohybrid cross. ये डायहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड नहीं है, ये किस पर बेस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरी चीज, ये जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है कुछ, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ये हमारे एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये आपके साथ शेयर करूंगा कि यहाँ पे एक बात ये है कि जो मेंडल साहब थे, इन मेंडल साहब का रीडिस्कवरी हुई। जब मेंडल साहब ने लॉ दिए तो इनके क्या हुई, रीडिस्कवरी। जो रीडिस्कवर किया था मेंडल के लॉ को, उनका नाम था, 3 साइंटिस्ट हैं। यस, इफ यू नो सो प्लीज चैट। अगर आपको पता है तो आप मुझे चैट करके बता सकते हैं कि साइंटिस्ट कौन कौन से थे। तो ये रीडिस्कवरीज है, रीडिस्कवरीज ऑफ मेंडल। और रीडिस्कवरीज ऑफ मेंडल जब हुई तो इन्होंने 3 साइंटिस्ट ने इसको रीडिस्कवर किया मेंडल के लॉ को, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मेंडेलियन, बोलते हैं ना पोस्ट मेंडेलियन। तो पोस्ट मेंडेलियन में यहाँ पे रीडिस्कवरी जो की थी वो 3 साइंटिस्ट ने की थी। एक साइंटिस्ट जिनका नाम है शेरमार्क, दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है ह्यूगो डिब्रीज, और एक और है जिनका नाम है कॉर्ल फॉरेक्स। नाम है कॉर्ल फॉरेक्स। तो इन्होंने जब रीडिस्कवरी की तो इन्होंने क्या देखा कि इन्होंने देखा कि जो जीन इंटरेक्शन है बेसिकली, क्योंकि उस वक्त जीन की नॉलेज थी नहीं मेंडल साहब के पास, लेकिन जब ये रीडिस्कवरी तो उस वक्त तक जीन की नॉलेज हो गई, साइंटिस्ट को जीन की डिस्कवरीज हो गई। तो इन्होंने बोला कि जो जीन इंटरेक्शन है बेसिकली वो 2 टाइप के होते हैं। एक वो जिसको बोलते हैं एलिलिक जीन इंटरेक्शन, एलिलिक जीन इंटरेक्शन, और दूसरा जिसको बोलते हैं नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। एलिलिक जीन इंटरेक्शन का मतलब है विद इन द क्रोमोसोम्स, जो विद इन द क्रोमोसोम्स होंगे, कौन, एलील्स कैरेक्टर, उनके बीच में जब इंटरेक्शन होगा तो उसको बोलते हैं एलिलिक जीन इंटरेक्शन, या इसको बोलते हैं इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। इसका दूसरा नाम भी है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। अब ये जो इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन है, अगर इसकी बात करें तो ये जो इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन है दैट इज डिपेंड्स ऑन या बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब ये जो जीन इंटरेक्शन है यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो इज मॉडिफाइड। मेंडल साहब ने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। उस पर्टिकुलर लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है एक्सेप्शन, देखो वो है क्या एक्सेप्ट, वो जीन के इंटरेक्शन की वजह से है, और वो पर्टिकुलर जीन जो एक ही क्रोमोसोम्स के हैं, इंट्राजेनिक और इंटरजेनिक दोनों में डिफरेंस है। जैसे
यहां मैं लिख दूं पहले से, इसको बोलते हैं इंटरजेनिक। मतलब वो पर्टिकुलर जीन जो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट होंगे, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगे, उनके बीच में जब इंटरेक्शन होगा उसको बोलते हैं इंटरजेनिक। इंटरकास्ट मैरिज होती है, शर्मा की शादी वर्मा, है ना, गुप्ता की शादी ठाकुर में, तो क्या हो गई इंटरकास्ट, तो दैट इज इंटरजेनिक। और विद इन द क्रोमोसोम्स जो जीन मतलब जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट है उनके बीच में, विद इन द क्रोमोसोम जो जीन प्रेजेंट है उनके बीच में उसको बोलते हैं इंट्राजेनिक। तो यहाँ पे जो इंट्राजेनिक या इंटरजेनिक है, यहाँ पे जो एलिलिक जीन इंटरेक्शन है उनका जो मेन है कंसेप्ट, जो एक्सेप्शन है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। लॉ ऑफ डोमिनेंस किसके ऊपर बेस है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो है कौन सा? फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 का, ये कैसा हो जाएगा? मॉडिफाइड हो जाएगा। सो मॉडिफाइड मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो इज मॉडिफाइड ड्यूरिंग द एलिलिक जीन इंटरेक्शन। और यहां अगर बात करें नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन की बात करें तो हियर, क्योंकि ये नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन है, इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन दो क्रोमोसोम्स के बीच में, दो क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होंगे उनके बीच में है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? यहाँ पे हियर इट इज बेस्ड ऑन द डायहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? जो डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो होगा वो क्या कर जाएगा? मॉडिफाई कर जाएगा। ओके, यहाँ लिख सकते हैं द डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो इज मॉडिफाइड। इसमें क्या होगा? डायहाइब्रिड क्रॉस रेशियो क्या कर जाएगा? मॉडिफाइड कर जाएगा इसको। ये मेरी बात क्लियर है? थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कुछ लाइट का इशू हो, अदरवाइज यहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया, एक बार फिर मैं इस पॉइंट पे जाकर के एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है दैट इज ए एग्जांपल ऑफ नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन। ओके, जिसको हम लोग इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। और ये जो इंट्राजेनिक है मतलब विद इन द क्रोमोसोम्स जो जीन इंटरेक्शन है उसे बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ये एक बात करते हैं, इसका एग्जांपल है, इसका नाम है फ्लावर इन द डॉग फ्लावर। स्नैपड्रैगन इसको बोलते हैं, एंटीराइनम मेलिस जिसका बोटेनिकल नेम है। उसके अंदर जो फ्लावर होते हैं वो हमारे एग्जांपल है, किसको? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। जैसे मान लेते हैं कोई फ्लावर है जिसका कलर है रेड, एक फ्लावर है जिसका कलर कैसा है? रेड, और इसके साथ दूसरा फ्लावर है उसका कलर है व्हाइट, है ना। अब इनके पेरेंट्स के जब गैमीट बनेंगे तो एक ही तरीके के गैमीट बनेंगे बिकॉज़ ऑल दीज आर होमोजाइगस। लेकिन ये जो बेसिकली गैमीट बने और इनके बाद इनकी F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो होंगे कैपिटल आर स्मॉल। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ हम लोग बात करें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब यहाँ पे रेड वो कंप्लीट डोमिनेंट नेचर का नहीं है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ F1 जनरेशन में आएंगे, जायगोट बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एक क्रॉस होगा, तो यहाँ पे R कैपिटल R which is red in color which is not dominant over the white, तो क्या होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेंगे और इस फ्लावर का कलर कैसा हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चा? इस फ्लावर का कलर कैसा हो जाएगा? पिंक, ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब when the neither of the two alleles of a gene is completely dominant over the, then the phenomena is called as incomplete dominance। एक बात समझ रहे हैं? अगर फ्लावर का कलर एक रेड है एक का व्हाइट है, अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस होती तो यहाँ फ्लावर का कलर रेड आना चाहिए था, क्योंकि तो रेड आया नहीं, कलर कैसा आया? पिंक। और पिंक आएगा क्यों? ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर इसकी हम सैंपलिंग करते हैं, है ना, जब इसकी सैंपलिंग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जब आप इसकी सैंपलिंग करोगे यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे जो फिनोटाइपिक रेशियो है जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या आ रहा था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वहां पे जो फिनोटाइपिक रेशियो था
जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो कितना था 3:1। यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो ये कैसा है रेड, ये कैसा है पिंक, और ये कैसा हो गया पिंक, और ये कैसा हो गया व्हाइट। तो यहाँ पे जो आपका फिनोटाइपिक एक्सपीरियंस रहा, यहाँ 3:1 का नॉर्मली आता है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज थी, मैंने जिसके आपको पहले भी बताया, ये पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज में जिनका इंटरेक्शन की बेसिस पे यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से यहाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो क्या हो गया, दैट इज मॉडिफाइड इनटू 1:2:1 हो गया ना। मतलब एक कैसे है, दिस इज कंप्लीट रेड, दिस इज कंप्लीट व्हाइट। तो ये जो दो थे वो दो हमारे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे थे, अगर वो होता तो रेड इन कलर होते, ये कैसे होगा पिंक इन कलर, दिस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी, ये हमारे लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है, और पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एग्जांपल आपको याद रखना है स्नैपड्रैगन फ्लावर, बीच में भी तो रेड है, बीच में भी तो व्हाइट। F1 जनरेशन के अंदर जो कलर होना चाहिए था, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो करते वहां कलर होता रेड, बट वो रेड डोमिनेट नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट डोमिनेशन शो कर रहा था, तो क्या हुआ उसके ऊपर व्हाइट का भी इफेक्ट रहा और रेड का भी इफेक्ट रहा, इसलिए क्या हो गया पिंक इन कलर। और उस पिंक कलर की जब हमने सेल्फी की तो नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर जो सेपरेट हो रहा था वो यहाँ सेपरेट नहीं हुआ, यहाँ पे सेपरेट होता ये 3:1 का रेशियो आता है, वो सेपरेट नहीं हुआ। जब सेपरेट नहीं हुआ अल्टीमेटली यहाँ रेशियो मॉडिफाइड हो गया 3:1 का 1:2:1। आप यहाँ पे इनडायरेक्टली और भी चीज कह सकते हैं कि हियर द जीनोटाइपिक एंड phenotypic ratio will be same, genotypic and phenotypic ratio will be same, ये बेसिकली सेम रेशियो में होंगे। जीनोटाइपिक देखेंगे तब भी 1:2:1 और फिनोटाइपिक देखेंगे तब भी 1:2:1 ही इसका रेशियो होगा, है ना। यहाँ तक अगर मेरी बात समझ में आ रही है, और जो लोग अभी लाइव हैं तो एक शेयर तो बनता है, कुछ नहीं तो आप चैट नहीं करना चाहते तो लाइक्स तो करिए, है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ बात करनी है, क्वेश्चन है हमारा ये मिराबिलिस या मिराबिलिस को हम लोग बोलते हैं 4 o'clock। तो मिराबिलिस एन एंटी रैंडम प्लांट दैट अपीयर्स ऑफ द पिंक हाइब्रिड, दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, बिटवीन द क्रॉस ऑफ दिस वन एंड दिस वन। मतलब ये होमोजाइगस रेड एंड होमोजाइगस व्हाइट को जब क्रॉस करेंगे द फ्लावर पैरेंट इंडिकेट, ये फ्लावर पैरेंट इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या डिनोट करेगा। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उसमें क्रॉस करके दिखाया कि कैपिटल आर और स्मॉल आर जब क्रॉस करेंगे एंड ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट डोमिनेंस इट शो द पिंक इन कलर, व्हिच इज एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नॉट डोमिनेंस एंड नॉट विद द सेग्रीगेशन। अगर वो सेग्रीगेशन का होता तो क्या करना चाहिए था, वो कैरेक्टर आर बीइंग सेपरेट आउट, हां वो सेपरेट आउट तो हुए नहीं, ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो क्या कर गया पिंक कलर का फ्लावर हो गया। ओके, दूसरी चीज हेटेरोसिस का मतलब होता है हाइब्रिड विगर। ओके, ये एक अलग टॉपिक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन था नॉर्मली ज्योग्राफी हम लोगों ने देखा कि इसका क्वेश्चन बनेगी कैसे। खैर दूसरी बात हुई कि दूसरा एक्सेप्शन है इसका जिसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब हो गया एक तरीके से ना हमारी ना तुम्हारी दोनों के कैरेक्टर वहां पे शो, दोनों के कैरेक्टर वहां पे शो होंगे। उसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, कोडोमिनेंस का एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप। कोडोमिनेंस का एक एग्जांपल हो सकता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। मतलब कहने का यहाँ पे ये है कि जो हमारे दो एलील्स हैं, वो जो दो एलील्स जिनसे गवर्न हो रहे हैं, जिनके अंदर एक डोमिनेंट भी कह सकते हैं, एक रिसेसिव, जैसा कि अभी आपने देखा। लेकिन यहाँ पे जो दो एलील्स हैं ऑफ ए जीन, द टू एलील्स ऑफ ए जीन आर इक्वली डोमिनेंट एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ अदर। दूसरे की प्रेजेंस होने के बावजूद हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है ना। कोडोमिनेंस मतलब दोनों के, जैसे अगर हम लोग बात करें, दूसरा एग्जांपल है रॉन कलर ऑफ कोट, मतलब रॉन कलर ऑफ कोट कलर, रॉन कोट कलर ऑफ द काउ। काउ के ऊपर की जो बॉडी का कलर होता है आपने कभी देखा होगा, रेड बैकग्राउंड है और व्हाइट रेड कलर के स्पॉट है, तो एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। क्योंकि वहां पे वो जो काउ थी वो एक रेड कलर की थी, एक व्हाइट कलर की,
जो रेड और व्हाइट कलर की काउ थी और वहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन हो गया, को डोमिनेंस वो कैरेक्टर शो होने लगा, क्योंकि जो जीन था विच कैन कंट्रोल दिस कैरेक्टर, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका कलर कैसा हो गया, रॉन हो गया। रॉन मींस लाइट कलर के जो पैच थे व्हाइट कलर के पैच किसको हो गए, रेड बैकग्राउंड, तो उसको बोलते हैं रॉन, ब्राउन कलर पे रेड कलर पे। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कोडोमिनेंस की, तो बेस्ट एग्जांपल है कोडोमिनेंस का ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ये जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं एबीओ सिस्टम, बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे 3 डिफरेंट काइंड के डोमिनेंट जीन होते हैं, 3 डिफरेंट काइंड के हमारे डोमिनेंट जीन होते हैं, एंड दिस ब्लड ग्रुप आर शोन बाय जीन जिसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आइसो ए ग्लूटिनोजन। आई का मतलब है आइसो ए ग्लूटिनोजन, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आई। तो ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो कंट्रोल करता है जीन उसको क्या बोलते हैं, आई जीन। और ये डोमिनेंट कितने, 3 टाइप के डोमिनेंट जीन होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एक वो जिसको बोलते हैं आई ए, दूसरे को बोलते हैं आई बी और तीसरे को बोलते हैं आई ओ। ये 3 डोमिनेंट जीन होते हैं। एनी पर्सन कंटेन एनी 2 ऑफ देयर एलील्स आई ए आई बी एंड आई, ये हमारे 2 डोमिनेंट है which is dominant over this, देखा, this is any person contain any 2 type। कोई भी अगर पर्सन होगा, मान लो पर्सन ए ब्लड ग्रुप ए, इस पर्सन के अंदर ब्लड ग्रुप है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे आई ए से, या डिनोट करेंगे आई ए आई। तो यहाँ पे which contain any 2 type of their 3 alleles, ये 3 alleles हैं जो इस एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ओके, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, फिर दोबारा एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, here the 2 alleles lacking the dominant recessive relationship। जो 2 alleles हैं यहाँ पे lacking है, किसकी, डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स की lacking है, ना तो डोमिनेंट प्रॉपर है ना रिसेसिव प्रॉपर है, कोडोमिनेंस दोनों की यहाँ पे साझेदारी है। इसलिए एग्जाम बोथ एक्सप्रेस देमसेल्फ इन दिस ऑर्गेनिज्म, दोनों ही कैरेक्टर को ऑर्गन के अंदर शो करेंगे, दैट इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का एग्जांपल है बेस्ट स्टडी ह्यूमन ब्लड ग्रुप। यहाँ पे एक बात होनी है कि ये जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है इसके अंदर आई ए आई बी व्हिच आर प्रेजेंट टुगेदर देन बोथ आर एक्सप्रेस। तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन के अंदर अगर ये दोनों जीन है, आई ए और आई बी है, इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये जो ए बी है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे आई ए आई बी बोथ आर प्रेजेंट टुगेदर देन द बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर। बेसिकली होता क्या है कि ये जो हमारा आरबीसी है, इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजेंस होते हैं, है ना, इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। तो हमारा यहाँ कहने का मतलब है कि रेड ब्लड सेल व्हिच हैविंग बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर, ये जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, ये जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, इन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर या तो हमारी ए टाइप की शुगर होगी और या फिर ये बी टाइप की शुगर होगी, ठीक है। ये जो ए और बी टाइप की जो शुगर होगी, सिंस देयर आर द 3 डिफरेंट एलील्स, और ये 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एलील्स हैं, आई ए आई बी, और आई इसको कहीं नहीं हम लोग आई ओ भी। दूसरी चीज कि अगर हम यहाँ कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो नियर अबाउट 4 जो ब्लड ग्रुप आप देखते हो यहाँ पे, अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो इन ब्लड ग्रुप को डिनोट करने के लिए इनको डिनोट कैसे करेंगे, आई ए आई बी और आई ए आई ओ, है ना। इस बी ब्लड ग्रुप को कैसे डिनोट करेंगे, आई बी जो हो गया होम हो जाएगा इस फॉर्म में, और आई बी आई ओ। कभी भी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो ब्लड ग्रुप दिया है मदर का, फादर का या बच्चों का, और कुछ भी डिफाइन करना है, कुछ भी निकालना है, तो उसमें ऑलवेज हम लोग हेटेरोजाइगस ही कंसीडर करते हैं, जिसकी वजह क्या है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आपको। ओके, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, आई मतलब हेटेरोजाइगस। एबी की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा,
आई ए आई बी, ओ की बात करें तो यहां लिख देंगे आई ओ आई ओ, है ना। तो ये हमारे 6 बेसिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशन बने जो 3 डिफरेंट एलिन्स की वजह से बने। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा देयर आर द 3 डिफरेंट एलिन्स, देयर आर द 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 एलिन्स that are possible and therefore a total 6 different genotype of human blood group। इन बात समझ रही है कि पूरे हमारे जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है उस ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर मैक्सिमम कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 6 जीनोटाइप बन सकते हैं। इस ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर कितने जीनोटाइप बन सकते हैं, 6 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप बन सकते हैं। ये मेरी बात क्लियर है। हमने यहाँ बोला कोडोमिनेंस व्हिच इज एक्सेप्शन ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में मैंने बोला कि अगर यहाँ पे ये हमारा एग्जांपल की बात करें, एबी ब्लड ग्रुप की बात करें, तो इस एबी के अंदर आई ए और आई बी दोनों अपने कैरेक्टर को दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई डोमिनेट नहीं है कोई रिसेसिव नहीं। इससे पहले भी मैंने बोला आपको कि इस पर्टिकुलर वर्ड पे अगर आप फोकस करेंगे जो 2 एलील्स लैकिंग द डोमिनेंट रिसेसिव प्लेस, मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर दोनों एलील्स ना तो डोमिनेंट और रिसेसिव, दोनों बेसिकली रिसेसिव एंड दोनों के रिलेशनशिप को लैक करते हैं, बोथ आर एक्सप्रेस इन देयर ऑर्गेनिज्म, और दोनों ही अपने ऑर्गेनिज्म में दोनों कैरेक्टर को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। दिस इज कोडोमिनेंस। ओके, ये जो कोडोमिनेंस है इसमें हमने आपको बताया कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप दैट इज बेस्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है उसके बारे में पहले डिस्कस करें। जैसे सपोज मान लो किसी बॉडी के अंदर अगर किसी बंदे को रिक्वायरमेंट है उसका पहले तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, पॉजिटिव है नेगेटिव वो आगे की बात है, हम लोग उसको ब्लड ग्रुप पे कभी डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी पर्टिकुलर बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और उस बंदे को बी ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, उस बंदे को क्या दे दिया जाए, बी ब्लड ग्रुप दे दिया जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी, क्लम्पिंग हो जाएगी, उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन, है ना। तो यहाँ पे लिखा है इफ द पर्सन विद टाइप ब्लड ग्रुप बी which receive the transfusion of a type of O blood group, O ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं। यहाँ पे 2 चीजें और याद रखनी थी कि जो AB ब्लड ग्रुप होता है तो वो यूनिवर्सल डोनर होता है, सॉरी यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, मतलब ये किसी को ब्लड दे नहीं सकता, ना ए को दे सकता है, ना बी को दे सकता है, ना ओ को दे सकता है, ले सबसे सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और ये बेसिकली जो ओ ब्लड ग्रुप है, ये ओ ब्लड ग्रुप क्या है, यूनिवर्सल डोनर। ये क्या है, यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है। और ये यूनिवर्सल जब डोनर ब्लड ग्रुप है तो हम तो किसी को भी दे सकते हैं, ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं। उसने क्या किया, ओ वाले को, ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले ने बी वाले ब्लड ग्रुप को दे दिया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, एग्लूटिनेशन ऑफ द डोनर ब्लड। नहीं, एग्लूटिनेशन क्यों होगा भाई, अगर बी का बी वाले को मिल जाए तब भी नहीं होगा, और ओ वाला दे दे तब भी नहीं होगा। होगा कब, जब ए वाला देता है या ए बी वाला देता है, ऐसा तो हुआ ना। दूसरा एग्लूटिनेशन ऑफ द रेसिपिएंट ब्लड, ये भी नहीं होगा, ले रहा है उसको भी नहीं होगा, तो दे रहा है उसका भी नहीं होगा। एग्लूटिनेशन ऑफ बोथ ब्लड टाइप, नहीं ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नो एग्लूटिनेशन विल अकर्स। मतलब अगर कोई ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप वाला बंदा किसी भी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप वाले बंदे को ब्लड देता है, ए वाले को दे, बी वाले को दे, या ए बी वाले को दे, तो उसके ऊपर कोई भी एग्लूटिनेशन, क्लम्पिंग, क्लॉटिंग नहीं है। क्लॉटिंग मतलब ब्लड का जमना, एक तरह से ब्लड का एग्लूटिनेशन हो जाए, ब्लड का जमना मतलब फ्लो करके, जैसे ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज हुआ तो ब्लड कोagulate कर जाएगा, एग्लूटिनेशन। ओके, ये मेरी बात आपको आई थिंक बात समझ में यहाँ पे आ गई। चलिए हम लोग फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पे फिर एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है मदर हुज ब्लड ग्रुप इज AB है, मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है, AB। तो लिख लेते हैं यहाँ पे IAIB। फादर का हुज हैज ए चाइल्ड हुज ब्लड ग्रुप AB, मतलब इनका जो चाइल्ड है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, IAIB। इस चाइल्ड का ब्लड ग्रुप कैसा है, IAIB है। अब यहाँ पे क्या है कि जब ये पोटेंशियल फादर ब्लड ग्रुप O है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो फादर है उनका ब्लड ग्रुप क्या है, जो फादर है इनका ब्लड ग्रुप O है, IOIO है, इनका ब्लड ग्रुप IOIO है, IOIO।
तो ये पॉसिबल है कि नहीं? ए वेल इन्फॉर्म्ड जेनेटिक्स कंक्लूडेड दैट। देख लेते हैं क्या है। अगर हमारा ये बच्चा है तो ये फादर की डाउट है कि ये फादर इसका ब्लड ग्रुप है या नहीं है ना। तो अब ये देखते हैं, अगर हमारा ये क्रॉस होता है तो यहाँ पे IA IB है ना, यहाँ हमें फादर को ऊपर लिखना चाहिए नॉर्मली, तो हम यहाँ लिखते हैं I को और यहाँ क्या लिखेंगे IA लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा IA यहाँ हो जाएगा IB ये हो जाएगा IB सॉरी IA ये हो जाएगा IB। मतलब जब इन दोनों की शादी होगी तो बच्चे किस ब्लड ग्रुप के होंगे? बच्चों की पॉसिबिलिटी होगी ब्लड ग्रुप ए की या ब्लड ग्रुप बी की। मतलब इस ब्लड ग्रुप का तो बच्चा नहीं बन सकता। इसमें दो पॉसिबिलिटी। लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन कह रहा है, कोई यही कह रहा है कि मदर का ब्लड ग्रुप ए बी और बच्चे का ब्लड ग्रुप बी ए बी, लेकिन फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ही माइट बी द फादर, नहीं पॉसिबल नहीं है, ही कैन नॉट बी द फादर। ये 100% सही बात है, ये इसका फादर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो तो ए बी ब्लड ग्रुप का है, और ए बी ब्लड ग्रुप का पॉसिबल तभी होगा कब? जब ये फादर ना हो, फादर कोई और होंगे तभी पॉसिबिलिटी होगी इस पर्टिकुलर ए बी ब्लड ग्रुप की। हमारा यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग में जो आंसर देना है, ही इज ए वेरी लाइकली टू द फादर, नो he or any other male of the blood type of who is the could be the father, नहीं, that is the character, he cannot be the father। ये जो फादर है जिनका ब्लड ग्रुप वो है, वो इस पर्टिकुलर बच्चे के फादर नहीं हो सकते, क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप बच्चे का कैसा है। आई थिंक ये बात यहाँ पे मेरी और आपको समझ में आ गई। अगर यहाँ पे आपको मेरी बात समझ में आ रही है, जो लोग भी अभी लाइव है, एक लाइक्स तो बनता है, आपको कम से कम लाइक तो कर दी है ना, तो लाइक्स जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग फिर फर्दर एक बार आगे बात करते हैं, और यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को फिर एक बार देखते हैं कि मैन विद द ब्लड ग्रुप ए मैरिड विद ए वुमेन एंड विद ब्लड ग्रुप O एंड देयर डॉटर हैड द ब्लड ग्रुप O, राइट द पॉसिबल प्रोजेनी F1 जनरेशन की प्रोजेनी की बात की है। तो मैन का ब्लड ग्रुप कैसा है? एक, हम यहाँ क्या लिखेंगे IA लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे IA नहीं लिख सके, क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप के साथ। तो हम लोग जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो वहां हेटेरोजाइगस सिलेबिकल से, है ना, यहाँ लिखेंगे IA। और जब इस वुमेन की मैरिज किससे हुई? O ब्लड ग्रुप से। किससे हुई? O ब्लड ग्रुप से। IO इनके ब्लड ग्रुप क्या हो गया? इनके गैमेट क्या बनेंगे? I, और इनके यहाँ क्या गैमेट बने? IA और IO। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप होगा वो ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? या तो A होगा या O होगा। तो लिखा है राइट द पॉसिबल प्रोजेनी इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी होगी वो ब्लड ग्रुप A की होगी, है ना। वो ब्लड ग्रुप किसकी होगी? A की। अगर मान लेते हैं यहाँ को कह रहा है ब्लड ग्रुप A मैरिड, यहाँ पे अगर आप देखें तो O भी हो सकते हैं, A भी हो सकते हैं। O और A दो तो यहाँ पे है ऑप्शन में, दो तो ऑप्शन हो नहीं सकते। यहाँ ऑप्शन तो एक ही टिक करना है। इसका मतलब है इन्होंने क्या कंसीडर किया? यहाँ पे इन्होंने कंसीडर किया है ऑलवेज होमोजाइगस, और जब यहाँ पे O होमोजाइगस, ये इन्होंने A को होमोजाइगस कंसीडर किया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? IA मतलब एक ही टाइप का गैमीट यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा? एक ही टाइप का जो गैमीट बनेगा ये हो जाएगा IA और ये F1 हाइब्रिड क्या हो जाएगा? IO that will be the blood group A। ये A ब्लड ग्रुप का यहाँ पे जो चाइल्ड होंगे रेड द पॉसिबल प्रोजेनी इन F1 दैट इज ब्लड ग्रुप A। मेरी बात आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन नंबर 3 के रिकॉर्डिंग जो ब्लड ग्रुप के रेफरेंस में था, है ना। यहाँ पे छोटी सी बात एक और हमारे यहाँ पे बची है, वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट उसमें। ये सॉरी लोग यहाँ पे जो बात बची है वो है मल्टीपल एलिल्स के रेफरेंस। ये जो मल्टीपल एलिल्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट रन पे, तो नेक्स्ट रन पे हमको कुछ और स्पेसिफिक बात करनी है, वो है मल्टीपल एलिल्स की, प्लेयोट्रॉपी की और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके,
अगर आपके कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मेरे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक। और आप अपनी बात को व्हाट्सएप पे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने क्वेरी को भी व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करके अपने डाउट्स को रिमूव कर सकते हैं। ओके, लेकिन कोशिश करिए कि जो मेरी लाइव क्लासेस है उसको ज्वाइन किए, जिससे मे भी आपके कुछ डाउट जो है वो डेफिनेटली रिमूव होंगे। और इसके बाद हम लोग 11th एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, साइकोलॉजी जो चल रही थी उसी साइकोलॉजी में कंटिन्यू करेंगे। आगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट कमिंग डेज में, मंडे को मिलते हैं। एंड थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव अ नाइस